Very good morning, class. Again, we will start our class with this pledge. So, let us take a pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes, class, today we will start our civics from civics chapter 1. We will start chapter from civics part. That is our chapter, our constitution. So first, meaning of the term constitution. The constitution is a body of well-defined laws to govern a state. It explains the organization and structure of the three organs of the government, namely the legislature, the executive and judiciary. Their powers and functions, their mutual relations, their limitations, the rights and duties of the people, being the supreme law of the land. Everyone, high or low, must respect the constitution and act according to it. तो क्या है मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉज की एक बॉडी है विच रेगुलेट द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, विच रेगुलेट द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जो कंट्री को और स्टेट को गवर्न करता है. तो ये क्या डिसाइड करता है कि जो 3 पार्ट्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनकी क्या पावर्स होंगी, उनके क्या फंक्शंस होंगे, आपस में इन ऑर्गन्स के म्यूचुअल रिलेशंस कैसे होंगे, किन कामों पर कौन सी लिमिटेशंस लगनी है, मींस क्या वो कर सकते हैं, किस लिमिट तक कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है. और जो पीपल है कंट्री के, स्टेट के, उनके राइट्स क्या होंगे और उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. बीइंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, क्योंकि ये एक सुप्रीम लॉ है कंट्री का, स्टेट का. सो क्या हर एक, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेगा और एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, और वैसे ही एक्ट करेगा जैसे इसमें बताया गया है. नेक्स्ट, दिस इज यू कैन सी द पिक्चर. The full text of the new Constitution of Indian Republic as passed by the Constituent Assembly of India being signed by Dr. Rajinder Prasad, the President of Constituent Assembly. कहते हैं कि ये पिक्चर है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था फुल, उसका जो टेक्स्ट है उसके ऊपर जो इनके प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इसके ऊपर साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो अभी हमने पिक्चर में मैंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, वो साइन कर रहे हैं. बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? Our constitution was framed by the Constituent Assembly elected according to the Cabinet Mission Proposal of May 16, 1946. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स थे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे को फ्रेम किया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनका प्रपोजल हमें कैबिनेट मिशन ने दिया था कि ये वाले मेंबर ऐसे ऐसे इलेक्ट करने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे. तो इसकी कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन में क्या है? There were to be 389 total members in the Constituent Assembly. Out of these, 93 members were from the princely states, and these were nominated by the princes. Election to the remaining 296 seats of the Constituent Assembly were completed by the end of July 1946. तो इसके 380 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके 389 टोटल मेंबर्स थे. इसमें से 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. जो प्रिंसेस ने उस टाइम के जो राजे थे स्टेट्स के, उन्होंने खुद नॉमिनेट करके भेजे थे. और जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो जुलाई 1946 तक सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
के मेंबर्स इलेक्ट कर लिए गए थे. आउट ऑफ द 210 जनरल सीट्स द कांग्रेस won 210 while the Muslim League won 73 seats out of the 78 allotted to the Muslims. After the partition of India on August 15, 1947, the strength of the Constituent Assembly got reduced to 308 members. तो क्या कांग्रेस की जो जनरल 210 सीट्स थी उसमें से 201 कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस मेंबर्स को, और 73 सीट्स 78 में से वो मुस्लिम लोगों को मिली थी. और जब पार्टीशन होगी इंडिया की अगस्त 15, 1947 में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 389 से कम होकर 308 रह गई. नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ गैलेक्सी ऑफ बेस्ट इंडियंस. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बेस्ट इंडियंस की एक गैलेक्सी थी, मतलब बेस्ट जो इंडियंस है इसमें डालने की कोशिश की गई थी. The Constituent Assembly was a galaxy of the best of Indians. Some prominent personalities amongst them were. तो क्या है कि ये जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये रिप्रेजेंट कर रही थी बेस्ट इंडियंस को. इसमें सारे इंडिया के बेस्ट मेंबर्स डाले हुए थे. तो मेन 4 prominent personalities जो थी इसमें, यू कैन सी द पिक्चर, वो ये थी मेन 4 prominent elected members of Constituent Assembly. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यू कैन सी द पिक्चर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर. ठीक है, ये तो है ही थे 4 prominent members. तो इसके अलावा और बहुत से मेंबर थे. यू कैन सी द नेम्स ऑफ अनदर मेंबर्स ऑल्सो. वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आचार्य JB कृपलानी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत. ठीक है, तो बहुत से और भी प्रोमिनेंट मेंबर्स थे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐड किए गए थे. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंशन ऑल द नेम्स, हाउएवर सम प्रोमिनेंट नेम्स आर गिवन अबव. तो बोल रहे कि ये बड़ा टफ है कि सारे मेंबर्स के नेम इसमें दिए जाए. कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स के नेम यहाँ मेंशन किए गए हैं. नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ मिनी इंडिया. तो क्या स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? इट रिप्रेजेंट्स अ मिनी इंडिया. इसको मिनी इंडिया बोला जाता है. सम क्रिटिसाइज alleged that this Constituent Assembly of India was not directly elected by the people of India nor it was a sovereign body. तो जो some critical थे, इसके क्रिटिसाइज़ करने वाले थे, वो क्या बोल रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए लोगों के द्वारा, इंडिया के लोगों के द्वारा, और ना ही ये सॉवरन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सॉवरन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सॉवरन मीन्स सॉवरन स्टेट कौन होती है, विच मीन्स दैट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड इज़ गवर्न बाय इट्स ओन पीपल. कि सॉवरन को फॉलो नहीं किया गया इसमें. ठीक है, कि जो है सॉवरन बॉडी में क्या होता है कि मीन्स दैट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड कंट्री के लोगों के द्वारा ही गवर्नमेंट चलाई जानी चाहिए. इस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया. सॉवरन सुप्रीम अथॉरिटी विदाउट, यू कैन सी द मीनिंग, सुप्रीम अथॉरिटी विदाउट एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट. बट दिस एलिगेशन इज absolutely wrong. The 210 representatives of British Indian provinces in the Constituent Assembly consisted of 155 Hindus, 30 scheduled castes, 6 Indian Christians, 5 backward classes, 3 Anglo-Indians, 3 Parsis and 4 Muslims. Thus, every community, irrespective of the party affiliation, was represented in the assembly. To be specific, the Constituent Assembly was truly a mirror of the nation and it was a mini India. तो क्योंकि ये सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस सारी कम्युनिटी के मेंबर्स सारी ऐड किए गए, इसलिए ये क्या कर रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्या है, मिरर ऑफ द नेशन का मिरर है एंड इट वाज अ मिनी इंडिया. तो एक मिनी इंडिया है, ये मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑल्सो नोन एज द मिनी इंडिया. मिनी इंडिया भी बोला जाता है बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड ऑल द मेजर रिलीजन्स एंड सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ known as the name of mini India. ठीक है, मिनी इंडिया से नेम से बोला जाता है.
नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट वर्क, तो इसने अपना वर्क कैसे स्टार्ट किया। फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन सबसे पहले हुआ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड इट्स वर्क ऑन 9 December 1946 विद डॉक्टर सच्चिदानंद एज इट्स एंटरिम प्रेसिडेंट। 2 days लेटर ऑन 11 December 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले इसके प्रेसिडेंट की इसने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया 9 December 1947 को। तो उस टाइम इसके सच्चिदानंद जी हैं, वो उनको एंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। 2 दिन बाद मीन्स 11 December को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इनके परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। नेहरूज ऑब्जेक्शन रेजोल्यूशन, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन दिया। जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द असेंबली ऑन December 13, 1946 विच कंटेन द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स। तो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्शंस वाला रेजोल्यूशन दिया। इसमें क्या उन्होंने क्या कि कुछ पॉइंट्स दिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में देखे जाए। तो वो पॉइंट कौन से थे? द इंडिया शैल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो एक क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट कंट्री होनी चाहिए और उसके ऊपर किसी भी बाहरी कोई दबाव नहीं होना चाहिए और इंडिया के लोगों के द्वारा ही गवर्नमेंट बनाई हुई हो। India shall be union of British Indian territories, princely states and such other territories as are willing to be constituted into it. Sovereign power shall belong to the people. The government shall draw its authority from them. तो क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे ही जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज है उनमें से भी मेंबर इलेक्ट होने चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स के भी होने चाहिए, मीन्स हर एक टेरिटरी में से मेंबर इलेक्ट होने चाहिए। जो है सॉवरन पावर जो है वो लोगों तक बिलोंग होनी चाहिए, मीन लोगों को अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट कर सकें। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association with action subject to law and public morality shall be granted to all the people. Adequate safeguard to be provided to the minorities, backward communities and tribal areas and depressed classes to safeguard India's integrity of the territories and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and laws of civilized nations. India shall make its full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. तो गांधी जी क्या जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि सारे लोगों को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उन्हें सेम चांसेस मिलने चाहिए, कानून के अकॉर्डिंग उन्हें अपने विचार रिप्रेजेंट करने की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, वो किसी भी धर्म को अपना सके। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड होनी चाहिए। उसके बाद ये उन्होंने क्या बोला कि जो माइनॉरिटी क्लासेस है, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है एंड ट्राइबल एरियाज़ है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, उनको भी एडिक्वेट सेफ गार्ड मिलना चाहिए, उनको भी एडिक्वेट सीट्स मिलनी चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके बाद नेहरू जी ने क्या बोला कि जो इंडिया है उसके वेलफेयर के लिए जो लोग हैं अपना कंट्रीब्यूशन पा सके, कंट्रीब्यूट कर सके लोगों की वेलफेयर के लिए। दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन January 22, 1947। देयर आफ्टर इट रिमेन्ड द गाइडिंग लाइट फॉर द मेकिंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो रेजोल्यूशन दिया वो 22 1947 को पास हो गया और ये जो रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था इसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक लाइट का काम किया, मीन्स इसने अच्छी गाइडेंस दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सो अवर कंटेंट इज ओनली अप टू दिस मच। विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।